कांग्रेस की हिस्ट्री में एक दौर ऐसा भी था जब 1971 में खुद पूर्व बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने तब की कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहा था। जी हां, जब भारत को पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त कांग्रेस इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कितनी पावरफुल थी। फिर आया 1975 का दौर जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई और ये 1977 तक चली। इसी बीच इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बहुत ज्यादा आलोचना देश भर में हुई, मगर कांग्रेस की लोकप्रियता उस टाइम इतनी थी कि 1980 में पूरे भारत में इलेक्शन करवाए गए और कांग्रेस ने 542 में से 353 सीटें जीती और 13 राज्यों में पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले। यही पावर राजीव गांधी के कांग्रेस में ट्रांसफर हुई और अब तक ये पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत देखी गई, जहां कांग्रेस को 404 सीटें मिली और 17 राज्यों में 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मगर आज का वक्त कुछ और है और एक ऐसा काल कांग्रेस के सर पे नाच रहा है जहां उनकी पार्टी को 100 वोट मिलना भी अब मुश्किल सा लग रहा है। ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस आजादी के बाद से इतनी पावरफुल थी आज फेल हो रही है? कहां हो गई चूक कांग्रेस पार्टी से और क्या अब वापस कांग्रेस अपनी धाक जमा पाएगी? चलिए जानते हैं। देखिए, एक टाइम था जब कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसको बड़े से बड़े ऑपोजिशन के नेता हराने की कोशिश में लगे रहते थे। अगर पार्टी की पॉलिटिकल जर्नी को देखा जाए तो ये 3 टाइमलाइंस में बांटी जा सकती है। आजादी के बाद ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में उसकी पहली शुरुआत हुई थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 1971 में इसका पूर्व जन्म हुआ जब इंदिरा गांधी ने पुरानी पार्टी से मुक्त होकर नई कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1984 में उनके देहांत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने की कमान संभाली, पर 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। 1992 और 97 के बीच एक पॉलिटिकल गैप सा था जहां पार्टी को रिप्रेजेंट नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया था। मगर 1997 में सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस की बागडोर संभालने से पार्टी का 3.0 वर्जन सामने आया। उन्होंने 2004 में केंद्र में सत्ता में वापसी की और 2014 में चुनावी मैदान में उतरने से पहले 10 साल तक शासन किया। इस पार्टी की नई शुरुआत आजाद भारत के बाद हुई जब सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेहरू 1952 में लैंडस्लाइड वोट से जीते और 401 सीट्स में से 364 सीट्स अपने नाम की थी। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी बनाई और वहां से नेहरूवियन एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस शुरू हुआ। इन इलेक्शंस में कांग्रेस के खिलाफ खाली 2 ही पार्टी खड़ी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने खाली 16 सीटें जीती और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस से टूटकर ही बनी थी। इनकी पार्टी को इस इलेक्शन में बस 12 सीटें ही मिली थी। जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ ही ये इंडिपेंडेंट भारत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी के रूप में देखे जाने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेहरू जी का बोलबाला बना रहा था। इन 15 सालों में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और वैसे ही नेहरू सोवियत एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इनका मानना था कि भाई भारत की हैवी इंडस्ट्रीज सरकार के ही हाथ में होनी चाहिए, इसलिए भारत की बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में ही रही। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में नेहरू का कद बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मासेस में खाली नेहरू की ही फेस हर जगह देखा जा रहा था और स्टेट लेवल और लोकल लेवल के पॉलिटिशियन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से अब कांग्रेस का मकसद खाली इलेक्शन जीतने का ही लग रहा था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसके लीडर का इन्फ्लुएंस लोअर लेवल तक होता था। मगर अब ये शिफ्ट होके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल तक ही रह गया था। इसका पता चलता है 1957 और 1962 के इलेक्शन से, जहां कांग्रेस ने लैंडस्लाइड वोट्स जीते थे। मगर सबसे बड़ी गाज उस पर तब गिरी जब भारत चाइना से 1962 का वॉर हार जाता है। इसको नेहरू की पॉलिसीज का फेलियर माना जाता है और कुछ एमपीज तो पार्लियामेंट में नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। इसके साथ ही 1963 में कुछ लोकसभा सीट्स में बाय इलेक्शन भी होते हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स थी, क्योंकि इन सीट्स पर कांग्रेस के ऑपोजिशन में 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स खड़े थे। लेकिन सारा जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस ये सीटें हार जाती है। इन सीट्स पर जीत हासिल करते हैं राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और जेबी कृपलानी, जो उस टाइम नेहरू और कांग्रेस के सबसे बड़े क्रिटिक हुआ करते थे। अब नेहरू प्रेशर में आ गए थे और उनके पास एक ही प्लान था, कामराज प्लान। कामराज उस टाइम तमिलनाडु कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी थे। इन्होंने तब कांग्रेस को फिर से अपनी धाक जमाने में मदद की और कई सारे मिनिस्टर्स ने इनके साथ मिलकर रिजाइन कर दिया।
यहाँ से कांग्रेस अपने वोटर्स को दिखाना चाहती थी कि वो वापस ग्रास रूट से काम करना शुरू करेगी। इसका असर लोगों के बीच में दिखने लगा और जब 1964 में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन हुए तो कामराज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। इस कामराज प्लान ने उस टाइम बहुत बड़े क्रिटिक्स और खुद कांग्रेस के लीडर्स को चुप करवा दिया था। कांग्रेस ने फिर से ये बात की थी कि वो डेमोक्रेसी के लिए ही काम कर रहे हैं और लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। मगर 27 मई 1964 को कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगता है जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। अब नेहरू जी की अचानक डेथ के बाद देश का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का सक्सेसर कौन बनेगा, इसके बीच पार्टी में कई सारी फूट पड़ने लगी थी। ये कांग्रेस पार्टी के उजड़ने और उसकी राजनीतिक विरासत को कमजोर पड़ने के पहले संकेत के रूप में देखा गया था और जिससे नेहरूवादी एरा के दौरान लोगों के बीच मिला भारी जन समर्थन धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा था। मगर इन अंदरूनी झड़प के बीच लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पर कांग्रेस को कहां ही पता था कि फिर से उनको नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ सकता है। 11 जनवरी 1966 को अचानक ही ताशकेंत में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है और फिर से कांग्रेस के खेमे में प्रधानमंत्री बनने की होड़ शुरू हो जाती है। उस वक्त इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कड़ी टक्कर होती है। अब फिर से कामराज जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कई मिनिस्टर्स के साथ मिलकर मोरारजी देसाई को कन्विंस करने की कोशिश करें कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई अपना नाम वापस नहीं लेते। इसके बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें मोरारजी देसाई को 169 वोट्स मिलते हैं और दूसरी ओर इंदिरा गांधी 355 बम्पर वोट से जीतती हैं। मगर इस बीच कांग्रेस पार्टी में सब खुश नहीं थे और इंटरनली उनके लीडर्स के बीच में दिक्कतें बढ़ने लगी थी। काफी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कांग्रेस दो पार्टी में डिवाइड हो गई। एक तरफ थी कांग्रेस ओ, जिसके पास सपोर्ट था 65 एमपीज और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 259 मेंबर्स का, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई ये बनती है जिसके पास बाकी बचे मेंबर्स का सपोर्ट रहता है। फिर आता है 1971 का आम चुनाव जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा था और उनके गरीब समर्थक ने उनके पक्ष में चुनावी लहर पैदा कर दी, जिसकी वजह से पार्टी ने 69 और पार्लियामेंट सीट्स जोड़ दी और पूरे भारत में अपना वोट शेयर 3% बढ़ा दिया। इन चुनावों ने कांग्रेस की लीडरशिप के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया और यहाँ इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में समान जीवन से भी बड़ी छवि हासिल की और भारतीय राजनीति में कल्ट पर्सनालिटी के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। इस वजह से कांग्रेस की दूसरी पार्टी खत्म हो चुकी थी और क्रिटिक्स की आवाज को दबा दिया गया था। उन्होंने स्टेट लीडर्स को रिप्लेस करके ऐसे लोगों को जगह दी जिनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था और जो उनके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। पार्टी के ढांचे को नीचे से ऊपर की ओर तक बदल दिया गया और आम लोगों के साथ इसके जुड़ाव को कमजोर कर दिया गया, जिससे वोटर से कम्युनिकेशंस और फीडबैक बंद हो चुका था। मगर ये खुद कांग्रेस पे बैकफायर कर गया जब 1972 में पार्टी कई बाय इलेक्शन हार गई और एक ऐसी सीट भी हारी जिसे वो पहले कभी आम चुनाव के बाद से नहीं हारी थी। इसके साथ ही उस टाइम पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण हाई इन्फ्लेशन और कई जगह तो ड्रफ तक देखा गया था। इन सब की वजह से उनकी इमेज लोगों के सामने गिरने लगी और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भी कम होता दिख रहा था। इसलिए 1975 में पूरे भारत में इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अब पूरे देश की पावर उनके ही हाथ में आ जाती है। मगर इसका जवाब लोग और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज 1977 के आम चुनाव में देते हैं, जब ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आके जनता पार्टी बनाकर दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का प्रण लेती हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार होती है, जहां वो 200 से ज्यादा सीट्स हार जाती है और 9% पॉपुलर वोट्स भी उसके हाथ से निकल जाते हैं। मगर ये ऑपोजिशन पार्टीज का गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं टिकता और कांग्रेस फिर से 1980 के इलेक्शन में एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है और यहां से कांग्रेस का परचम फिर से लहराने लगता है। पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त इंदिरा गांधी को गोली मार दी जाती है और अब फिर से कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। इस बीच राजीव गांधी को कांग्रेस का चेहरा देखा जाता है और 1984 के आम चुनावों में पार्टी को प्रचंड जीत मिलती है और 415 सीटों पर कांग्रेस की विजय होती है, जिसका मुख्य कारण इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति लहर थी। कांग्रेस की लहर अब वापस पूरे देश में राजीव गांधी के अंडर गूंज रही थी। राजीव गांधी का वक्त देश में एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर था, जहां भारत में कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड चीजें भारत में लाई जाती हैं। मगर ये दौर भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल सका और 21 मई 1991 को उनको असैसिनेट कर दिया गया।
यहाँ पार्टी बिल्कुल ही बिखर चुकी थी और अब पार्टी को इस दुख से निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। इस बीच पार्टी में भी कई स्कैम्स और करप्शंस देखने को मिले, जिसकी वजह से जनता का समर्थन कम होता दिख रहा था। 1992 और 96 के बीच पार्टी को एक इंटरनल चैलेंज के रूप में देखा गया, क्योंकि ये वक्त वो था जब कांग्रेस प्रेसिडेंट नेहरू गांधी के परिवार से नहीं था। इस बीच एक और पार्टी भारत में उभरती हुई दिख रही थी, जो कि कांग्रेस का घटता कद देख के ऊपर आना चाहती थी। 1999 के आम चुनावों में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर कांग्रेस को और ज्यादा खोखला कर दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये सब देख कांग्रेस पार्टी का मनोबल ढलता हुआ दिख रहा था और अब पार्टी को बचाने के लिए किसी मसीहा की तलाश थी। यहाँ कांग्रेस को एहसास हुआ कि भाजपा उनका ये स्ट्रॉन्ग होल्ड चुरा सकती है और एक ऑल्टरनेट नेशनल पार्टी के रूप में उभर सकती है। तभी के तभी सोनिया गांधी के घर पे टॉप लीडर्स ने दस्तक दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद वो राजनीति से दूर हो गई थी, मगर सोनिया गांधी ने वापस कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली और यहाँ से कांग्रेस 3.0 की शुरुआत होती है और उन्होंने 2004 में पार्टी को वापस से सत्ता में लाया। 2004 का लोकसभा लोकप्रिय प्रधानमंत्री वाजपेयी के अंडर वाले एनडीए और सोनिया गांधी की कांग्रेस के बीच था। एनडीए की सरकार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गुजरात में दंगे और उसका इंडिया शाइनिंग अभियान वोटर्स को पसंद नहीं आया। वो चुनाव हार जाते हैं और इसी बीच मनमोहन सिंह जी को यूपीए सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मगर ये रोल एक व्यक्ति से सिमटकर मनमोहन, सोनिया, राहुल, तिगड़ी तक सीमित हो गया, जिसने 5 वर्षों 2004 से 2009 तक अच्छा काम किया और 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में अपने दम पर 200 से ज्यादा सीट्स जीतकर सत्ता बरकरार रखने में सक्षम रहा। इसी बीच कांग्रेस काफी सारी स्कीम्स लाई, जिसकी वजह से लोगों द्वारा उनको पसंद किया गया। इन स्कीम्स में से जो पॉपुलर थी वो थी द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम NREGS, फार्म लोन वेवियर स्कीम, प्रो पुअर पॉलिसीज और सबसे बड़ी जीत थी एक स्टेबल इकोनॉमी, जो कि इन्होंने मेंटेन की थी। मगर जैसे कि कहा जाता है कि ज्यादा पावर आने से अहंकार बढ़ जाता है, वैसे ही इस सरकार में भी हुआ। 2009 में कांग्रेस को जो लाभ मिला था वो बीच में ही उन्होंने खो दिया, क्योंकि सरकार अपने शासन के आखिरी 2 सालों में घोटाले करती रही। इसके साथ ही हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस राइज और कई ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे देश और यहाँ रह रहे लोगों को काफी ठेस पहुंची थी। 2014 में फिर से आम चुनाव हुए, जहां कांग्रेस का डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि उस वक्त देश में 2 लहरें चलती दिख रही थी। पहली लहर कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर, जिसकी वजह से वो सिर्फ 44 सीट्स तक पहुंच पाई, जो कि कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री में सबसे कम सीट्स थी और उनका वोट शेयर भी 20% से नीचे गिर गया था। दूसरी ओर भाजपा लहर थी, जिसमें आधे से ज्यादा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में था, जिसकी वजह से एक और बार फिर बीजेपी सत्ता में आती है और यहां से शुरुआत होती है बीजेपी के डोमिनेंस की, जिसको कांग्रेस को टैकल करना मुश्किल हो गया था। मगर इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह थी कि जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का भी कद बढ़ने लगा था। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का उत्तराधिकारी देखा जा रहा था। 2017 में सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट की कमान छोड़ देती हैं और राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वो भी अनअपोज्ड। इनके प्रेसिडेंट रहते ही ठीक 2019 के चुनाव से पहले भारत के बड़े स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। लोगों को लगने लगा कि अब 2019 में राहुल गांधी मोदी की वेव को कुचल सकते हैं और अपनी सरकार बना लेंगे। जहां जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और महंगाई को लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेर सकती थी, वहीं कांग्रेस लीडर्स खुद बिखरे हुए दिख रहे थे और अपने मुद्दों से भटक चुके थे, जिसके बाद फिर एक बार 2019 में बीजेपी की सरकार बन जाती है। इसी बीच राहुल गांधी की लीडरशिप पे भी सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ कांग्रेस का सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा जा रहा था और उसके बड़े नेता पार्टी छोड़कर अपोजिशन पार्टी का हाथ थामने लगे थे। धीरे धीरे कांग्रेस खाली होने लगी थी और पार्टी में अब फूट भी पड़ चुकी थी। अब तक कांग्रेस के 177 एमपीज और एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बिखरी हुई पार्टी की कमान संभालने के लिए 2022 में फिर कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन हुए, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी शुरुआत कांग्रेस के खेमे में भारत जोड़ो यात्रा द्वारा देखी गई, जहां अब वो फिर से ग्रास रूट पॉलिटिक्स से शुरुआत करती है और इसका फायदा भी उन्हें दिखा जब उन्होंने कर्नाटका और तेलंगाना इलेक्शंस में जीत हासिल की। यहाँ भी राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से फेस दिखे गए, जहां से पता चलता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही राहुल गांधी हैं। 2024 का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है साहब, जहां कांग्रेस ने ओपोजिशन के साथ मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाई है और ये दर्शाता है कि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है।
एक कांग्रेस वो थी जिसको हराने के लिए कई बार ऑपोजिशन अलायंसेस बनाते थे और आज कांग्रेस को खुद को सत्ता में लाने के लिए अलायंस बनानी पड़ रही है। अब 2024 का इलेक्शन ही बता पाएगा क्या वापस कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या नहीं, और फिर से कांग्रेस क्या वही वर्चस्व बना पाएगी। तो ये दोस्तों राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस। अब देखना यह है कि क्या 2024 में कांग्रेस का जादू छा पाएगा या नहीं। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।